नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुपालक भाइयों, आपके पशु स्वस्थ रहे, साथ ही उसकी दूध उत्पादन क्षमता में कोई कमी ना आए, इसके लिए आपको उनमें होने वाली समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि पशुपालक भाई पशुओं की उचित देखरेख नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके पशुओं में जू, चिचड़े और पेट के कीड़ों की समस्या देखने में आती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए पशुपालक क्या करे, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। किसान भाई, जहाँ तक बात है कि परजीवी की, तो परजीवी हमारे पशुओं के लिए दूध उत्पादन और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो किसान भाई, हमारे जो भी हम पशु रख रहे हैं दूध उत्पादन की दृष्टि से, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो उनमें हम इन परजीवियों के प्रकोप से बचाने के लिए सबसे पहले हम परजीवी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो हमारा जो बाह्य परजीवी है, जिसमें हमारे जू, किलनी, मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि ये हमारे बाह्य परजीवी हैं, जो हमारे पशुओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं उनके रोग बीमारियां फैलाने में, साथ ही दूध उत्पादन में। पशुपालक भाइयों, परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो बाह्य परजीवी जो हमारे, जिसमें किलनी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये करते क्या है कि उनके अंडे जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क जहाँ पे पशुशाला है उसके दरार है या जो दरवाजे खिड़कियाँ जहाँ पे कोने में है, ये वहाँ पे जाकर के उसके बच्चे जो होते हैं, अंडा देने के बाद ये अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो चिपक जाते हैं जाके, फिर ये दूसरे पशु में जाकर के चिपक करके फिर ये अपने जीवन जो चक्र है पूरा करते हैं। किलनी करता क्या है कि ये हमारे जानवर के शरीर में ये चिपक जाता है और ये बीमार जानवर से ये स्वस्थ जानवर में उनके खून के माध्यम से बीमारियों को फैलाता है। तो ये अंडे के लार्वे जो जाकर के जो हमारे छुपे होते हैं, वो उनके हम चूने का या जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट है उनका प्रयोग करके इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इससे बाह्य परजीवी से, इसके अलावा दूसरा हमारा है मक्खी और मच्छर। ये भी वाहक होते हैं, जो भी ये जहाँ हमारे गोबर इकट्ठा हुए हैं या कूड़े करकट हैं या मूत्र हैं, जानवरों के गोबर है, तो ये वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से वहाँ से फैलते हैं। वहाँ से ये उड़ करके जो हमारे बीमार जो पशु है उसके खून को ये चूसते हैं और उसके खून में जो लार्वा हमारे जो हमने बताया बाह्य परजीवी के हैं, वो उससे फैल करके जाकर के बीमारियाँ, जो कि बीमारी सबसे ज़्यादा सर्रा बीमारी आज के किसानों को भाई समस्या होती है कि यह पता नहीं चलता है, जानवर 24 घंटे खूंटे में बंधा और सुबह आपको मृत दिखाई देता है। तो ये बीमारी वही खून में जो हमारे बीमार पशु के खून से ये चूस करके मक्खी, मच्छर और स्वस्थ पशु में पहुंचा देते हैं। तो ये किलनी और जो जू मच्छर है, ये बहुत तेज़ी से बाह्य परजीवी के जो जीवाणु हैं वो हमारे स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंचा देते हैं और ये बीमारी को फैलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो अंतः परजीवी हैं, जो कि यह बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है कि जिसे हम लोग फीता कृमि या टेपवर्म कहते हैं, दूसरा है राउंड वर्म या जो गोल कृमि है, तीसरा है नीमेटोड्स है। ये 3 प्रकार से अंतः परजीवी जो पशुओं के शरीर में जो ये पहुंच करके उसके यकृति जो लीवर होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या और भी अंगों पे ये पहुंच करके चिपक करके
बहुत तेज़ी से ज़रूर, और इसका यहाँ तक प्रभाव पड़ता है कि जानवरों के जो प्रजनन क्षमता में भी ये दूध उत्पादन के साथ साथ प्रजनन भी प्रभावित करता है। भाई ये वह अंतःपरजीवी से जो पशु हमारे प्रभावित होते हैं, तो यह प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो पशु होते हैं, जो भी बीमार पशु होते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि वो हमारा जो जानवर होता है वो सुस्त हो जाता है, साथ में उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, और साथ ही उनके खाने पीने में अरुचि हो जाती है, या आपको लगता है कि हमारा जानवर बहुत खा रहा है, लेकिन वो जो अंतःपरजीवी है वो परपोषी के रूप में उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और वो अपना वृद्धि विकास करता है। तो देखने में तो जानवर आपको लगेगा कि स्वस्थ है, लेकिन अंदर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है कि वो उसकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और साथ ही दूध उत्पादन भी उसका गिरता है। तो किसान भाई जो भी अपने जानवर हैं, उन जानवरों को अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उनको समस्या दिखाई दे रही है, तो इसकी सावधानी के रूप में बचाव के उपाय पहले से कर लें। उसके लिए हमारे जो अंतःपरजीवी वायु परजीवी के लिए जो दवाएं एल्बेंडाजाल, फेबेंडाजाल, नीलजान जो हमारे हैं, इसके अलावा आजकल पेनाक्योर और नई जो आइवरमेक्टिन है, इंजेक्शन भी आ गया है कि वायु अंतःपरजीवी। तो जो भी हमारे ये जो आधुनिक दवाएं हैं जो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ उपलब्ध है, या आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के कि प्रत्येक 3 माह पे, अथवा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है या आपकी जानकारी नहीं है, तो कम से कम बरसात से पहले और बरसात के बाद ज़रूर हम वायु अंतःपरजीवी के, चाहे वो टैबलेट के रूप में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, या इंजेक्शन के रूप में अपने जानवरों को ज़रूर इनको दें। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो आगे आने वाली जो हमारा उत्पादन है, या पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, और अनेक रोग बीमारियों वायु परजीवी या अंतःपरजीवी के द्वारा जो फैलने वाली है, उससे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आजकल कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकियां इजाद हो रही है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों में कंटेनरों में मछलियों का पालन काफी प्रचलित हो रहा है। इस प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपना रहे हैं। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर पाएंगे। बायोफ्लॉक एक बहुत ही उन्नत टेक्निक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जो हम लोग का मछली पालन के लिए पॉन्ड, मतलब जो तालाब का रकबा सबके पास नहीं होता है, या फिर वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है फीड कॉस्ट। लगभग 60% हम लोग को फीड कॉस्ट लग जाता है। तो ये 3 चीज़ को देखते हुए जुलाई 2018 में भारत में ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू हुआ है। अब ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा टैंक की ज़रूरत होता है। टैंक 3 टाइप के होते हैं। एक है पुराने ज़माने में जो सीमेंट टैंक है, वो सीमेंट सिस्टम, नहीं तो आप जैसे पीवीसी टैंक, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड टैंक, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, लोहे के रॉड लेकर उसमें जो टारपोलिन होता है या फिर टर्पोइल जो आप ज़्यादातर जानते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा वो पीवीसी वाला टैंक लेना चाहिए, क्योंकि पीवीसी टैंक में ना वो एक इनामल होता है, इथॉक्सिक्विन नाम करके, जिससे जो भी मछली है या फिर कोई भी एनिमल्स है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब बायोफ्लॉक में
जो नाम से हम लोग को पता चलता है कि जैविक का कुछ फ्लॉक होने वाला है, जैविक पदार्थ से फ्लॉक बनता है। अब इस फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग को एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की ज़रूरत होता है जो ज़्यादातर गुड़ से मिलता है। अभी फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बंटवार ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कार्प मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। ध्यान रखिए, जब आप टैंक बना रहे हैं तो टैंक साइज का निर्माण भी ज़रूरत है। ज़्यादातर 5,000 से 10,000 लीटर का टैंक बनता है, तो एक टैंक बनाने के लिए 15 बाई 15 फीट की ज़रूरत होता है और उसका जो गहराई है वो गहराई लगभग 4 फीट की होनी चाहिए, जो उसका ऊंचाई है। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि इसमें जो मछली है वो नर्सरी है। आप इसको ज़्यादा हम लोग अंगुलिका से पूरा टेबल साइज फिश नहीं बनाते हैं। ये फ्राई से फिंगरलिंग, नहीं तो फिंगरलिंग से एडवांस फिंगरलिंग ही ज़्यादा हम लोग इसमें करते हैं। तो जब हम लोग मछली डालते हैं उस टैंक में, हमेशा देखना चाहिए कि इसमें 100% एरेशन मतलब एनर्जी सोर्स होना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी सोलर पैनल के तहत भी कर सकते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती है। इस मल के अधिक संख्या में इकट्ठा होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा किया जाता है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदलता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है, इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है। मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता है। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। ऐसी मछलियों की बाजार में अधिक कीमत मिलती है। तो अगर हम 40-50 ग्राम का अगर स्टॉकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम से 1 किलो तक आपको 6 महीने में मिल सकता है। तो एक साइकिल लगभग 5 से 6 महीने का होता है, तो साल में आप 2 साइकिल कर सकते हैं और 2 साइकिल से आप 50 से 60 हज़ार का मतलब मूल प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे पंगाश को आप जब बाजार में बेचते तो 130, तो अगर आप अपने फार्म लेवल मतलब फार्म गेट से अगर बेचते तो 100 रुपये प्रति किलो। अगर 100 रुपये किलो भी होता है तब भी आप 50 से 60 हज़ार 2 साइकिल में कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो प्रणाली है, इसका एडवांटेज यही है कि ये पर्यावरण के साथ अनुकूल एक प्रणाली है, जिसमें क्या है बहुत ही मिनिमल या ज़ीरो वाटर एक्सचेंज होता है। मतलब आप पूरा जो इसको जो वाटर है फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का वेस्ट मिनिमाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रणाली को हम वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें जो हम लोग का FCR रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो ऐसे जो हम लोग तालाब में वो उस FCR से हम लोगों को बहुत कम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बायोफ्लॉक के बारे में और ज़्यादा जानिए जितना भी केंद्रीय अनुसंधान है कृषि विज्ञान केंद्र से। नमस्कार। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है रायसह नगर, जिला श्री गंगानगर से राजेश कुमार जी ने। आप ट्राइकोडर्मा कार्ड के उपयोग और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राजेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खेतों में हानिकारक कीटों को नियंत्रण के लिए हम लोग एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पर जोर देते हैं। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एक प्रमुख घटक है। जैविक नियंत्रण में हम उन सारे कारकों का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक विधि के द्वारा कीड़ों का नियंत्रण करते हैं। जो हमारे प्रमुख जैविक नियंत्रक कारक हैं वो हैं परभक्षी,
परजीवी और रोग कारक। तो हानिकारक कीड़ों के बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं जो उनको रोकते हैं, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, जिसमें परजीवी, परभक्षी और रोग कारकों को प्रमुखता से रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो इसमें परजीवी है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं। परजीवी कीड़ों के अंडे पे भी रहते हैं, उनके लार्वे पे रहते हैं, उनके पीपा पे भी रहते हैं और उनके वयस्क पे भी रहते हैं। अतः परजीवी अंड परजीवी हो सकता है, लार्वल परजीवी हो सकता है और पीपा परजीवी भी हो सकता है। तो इसका अगर प्रयोग हम करते हैं परजीवी का, तो उसको हम जैविक विधि से इन हानिकारक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार परभक्षी कीटों का भी प्रयोग किया जा सकता है और रोग कारकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अलावा हमारी फसलों में ऐसे भी कीट होते हैं जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों का कंट्रोल करते हैं, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या कम बढ़ती है। लेकिन रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार किया है, जिसका जैविक कीट नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो परजीवी में हम आज बात करेंगे एक प्रमुख अंड परजीवी का, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। आप लोग इसके नाम से आप भिज्ञ भी होंगे, आप जानते भी होंगे इसको, ट्राइकोग्रामा, जो एक बहुत ही छोटा सा ततैया है जो 0.3 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है। बहुत सूक्ष्म होता है, जो नंगी आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक ततैया है। यह ततैया प्रमुखता से हमारी फसलों में उपलब्ध है और ये अपना जैविक नियंत्रण वाला काम करता रहता है। परंतु अगर इसका हम बृहद मात्रा में अगर खेतों में इस ततैया को छोड़ें तो बिना किसी रसायन के ही हम जितने भी सूंडी वाले कीट हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। यह ततैया बहुत ही लाभदायक है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे फसलों पर नहीं है। तो ततैया का जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको जितने भी तितली वर्ग के जितने भी कीड़े हैं उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पूरे भारतवर्ष में इस ट्राइकोग्रामा की 26 प्रजातियां रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 7 और 8 प्रजातियों का मुख्यतः विभिन्न प्रयोगशालाओं में, विभिन्न उत्पादन केंद्रों में, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रयोगशालाओं में इसका उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें से प्रमुख प्रजातियां हैं ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा जिपोनिकम, ट्राइकोग्रामा पिट्यूसम, ट्राइकोग्रामा एकी और भी बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा कार्ड का फसल पर सही तरीके से प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी होती है, तभी अंड परजीवी सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं। तो कार्ड का प्रयोग कब तक किया जा सकता है, किन फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। तो इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम धान के तना छेदक, धान के पत्ती लपेटक, उसी प्रकार से गन्ने के जितने भी छेदक हैं, जो तना छेदक हैं, उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। गन्ने में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है टॉप बोरर की, तो टॉप बोरर के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। उसी प्रकार से इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम टमाटर फल छेदक के लिए किया सकते हैं, जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा नाम है जिसका। तो ये ट्राइकोग्रामा टमाटर फल छेदक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनके कीड़ों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मक्के के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बैगन के जो प्ररोह और जो फल छेदक है उस कीट के लिए भी किया जा सकता है। इसको प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ट्राइको कार्ड है इसका प्रयोग सायंकाल में हमें करना चाहिए। हम रात में अगर प्रयोग करते हैं तो ये 2-3 घंटे में संक्रमित अंडों में से इसका वयस्क निकल जाता है और रात भर ये अपने खेत में ये इधर उधर उड़ के अपने होस्ट को ढूंढ लेगा और उसमें अंडे दे देता है। तो इसका कार्य रात भर में पूरा हो जाता है और हमें सिर्फ यही चाहिए कि अंडे ये संक्रमित कर दे। तो ये रात भर का समय सफिशिएंट है अंडों को संक्रमित करने के लिए। ये जो ट्राइको कार्ड है ये कहाँ कहाँ मिलेगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। विभिन्न जो शुगर फैक्ट्री की जो प्रयोगशालाएं हैं उन लोगों ने भी ट्राइको कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उनके भी अपनी अपनी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे ट्राइको कार्ड मिलता है और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहाँ से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्राइको कार्ड का प्रयोग करते हैं तो इको फ्रेंडली वे में आप सूंडी वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।